साइंस की कक्षा में। तो भाई आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भाई वीडियो इतना लेट क्यों हो गया, ठीक। तो भाई बेसिकली बात ये है कि थोड़ा सा भाई बीमार हो गया था, ठीक है, और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, वर्क स्पेस सही नहीं था। तो खैर अब भाई लोग टॉपिक पे दोबारा आ चुके हैं, तो भाई आराम से भाई अपने नोट्स की कॉपी निकालो, पेन निकालो, और भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई लाइफ प्रोसेस का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो पहले पार्ट में भाई हम लोगों ने समझ लिया था कि भैया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, और फिर हमने हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कुछ अलग अलग उनकी थ्योरीज और पॉइंट्स को पढ़ा था, ठीक है। तो भाई इस वीडियो लेक्चर में भाई इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो भाई फटाफट भाई आराम से बुक निकालो एनसीईआरटी की, या अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो और अच्छी बात है, ठीक है। और भाई साथ में भाई नोट्स की कॉपी रखो और पेन, और भाई वीडियो लेक्चर को सुनना स्टार्ट करो, ठीक है। तो भाई टॉपिक है हम लोग का भैया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब आपको भैया बहुत ध्यान से समझना है कि हमने भैया पिछले टर्म में भैया बात करी थी कि भैया प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो याद करो भाई मैंने आपको बताया था कि भैया प्लांट में बेसिकली न्यूट्रिशन कैसे होता है। जितने भी भैया ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर क्या होती है, रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन होती है, और साथ में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है उसको हम लोग प्लांट का क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, ठीक है, रिजर्व फूड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो भाई बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो भाई यहां पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। तो फूड हैबिट के बेस में हम लोग किस तरीके से एनिमल की न्यूट्रिशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके तीन टाइप है, आप बहुत ध्यान देखो ना, आपने बचपन में पढ़ के रखे हैं। कौन कौन से, पहला होता है क्या, हर्बीवोरस, ठीक। दूसरा होता है कार्निवोरस, ठीक। और एक होता है ओमनीवोरस, ठीक है। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, आई होप आपने पढ़ रखा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या होते हैं, तो एग्जांपल मैं रेड से लिख रहा हूं। हर्बीवोर के अंदर जैसे आपने होगा भैया काऊ, है ना, गाय माता, ठीक है, बफेलो, हम सबके पापा, ठीक है, माता पापा, और क्या हो सकता है भाई, गोट हो सकती है ना, और एसेट्रा एसेट्रा, है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। कार्निवोर में क्या एग्जांपल्स होते हैं, जो प्योर कार्निवोर होते हैं, जो फ्लेश खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भाई हो गया लायन हो गया हमारा, ठीक है, टाइगर हो गया, ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। ओमनीवोर में क्या हो गया, ओमनीवोर में फॉर एग्जांपल जैसे आपका कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमंस हो गए। हाँ भाई अब बहुत ध्यान से समझना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ह्यूमन बेसिकली भैया हम तो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, या हम तो कार्निवोरस है ना, हम चिकन ही खाते हैं बस। तो भाई ऐसा नहीं है। बेसिकली आप ये समझो कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जो खाते हैं हम उसके बेसिस में इन तीनों में से किसी कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाते हैं, जबकि बात गलत है। अगर कोई इंसान सिर्फ हरी पत्तियां खा रहा है, घास फूस खा रहा है, बेसिकली मतलब सब्जियां खा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया वो मांस को चबा नहीं सकता या वो मांस को पचा नहीं सकता। वो नहीं खा रहा है, ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है, ठीक है, ये उसकी कल्चरल वैल्यूज होते हैं, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, उसका अपना माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को पचाने के लिए यानी डाइजेस्ट करने के लिए अगर एंजाइम अवेलेबल है तो फिर स्टिल आप कार्निवोरस हो और हर्बीवोरस हो। और ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों ही होते हैं, उनको भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ओमनीवोरस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हर चीज पे फीड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे भैया कॉकरोच हो गया, ठीक है, और कौन कौन हो सकता है, चूहे हो सकते हैं, चूहिया, ठीक है। तो भैया यहाँ क्या हो सकता है भैया, रैट्स, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, कॉकरोच तो हो ही गए, देख रहे हो ना, और क्या बात है भैया, बिल्ली हो सकती है ना, कैट हो सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगला मेन स्टेप है भैया डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेसेस, ठीक है। तो बेसिकली जब हम फूड को अंदर ले जाते हैं तो हमारे फूड को अंदर ले जाने से बाहर निकलने तक जो डिफरेंट स्टेजेस होती है, ठीक है, जो डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस होती है, उनको जरा हम स्टडी करते हैं कि भाई वो प्रोसेस का क्या पार्ट होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो उसमें पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला होता है इंजेक्शन। सबसे पहले तो पैसा होता है, पैसा नहीं होगा खाना कहां से लाओगे,
ठीक है। इंजेशन के आगे भाई कहानी आगे बढ़ती है इसमें डाइजेशन में, राइटिंग देख रहे हो। अगला होता है एब्जॉर्प्शन में, फिर होता है एसिमिलेशन और फिर होता है इजेशन, या हम लोग इसको डिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सक्रीशन भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं इसके, डिफिकेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। बहुत सारे है ना। मतलब देख लेते हो, आपको स्लाइड दिख रही है क्या? हाँ, तो भाई आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रही है ना, आराम से याद रखो, ठीक है। अब आप समझो, हम लोग हर एक वर्ड का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो आप समझो कि भैया इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, आपने खाने को देखा, खाने ने आपको देखा, ठीक ठीक, सही बात है। तो आपने जब खाने को देखा और आपने उसके कॉर को तोड़ा, यानी उसके पीस को तोड़ा, और आपने जैसे ही उसको अपने मुंह में रखा, यानी माउथ में रखा, ठीक है। लेट हम ह्यूमन पीस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेट सपोज दैट, ठीक है, किसी भी एनिमल ने, तो वो जो प्रोसेस होता है ना कि हमने तोड़ा फूड पार्टिकल को अपने मुंह में रखा, उसी को भैया हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, स्टेप ऑफ पुटिंग फूड इनटू माउथ, ठीक है। तो भाई मुंह में खाने को रखने के प्रोसेस को लोग क्या कहते हैं, हम लोग भैया सिर्फ इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। चबाया नहीं है, बट इंजेक्शन मतलब बस रख लिया, बस इंजेक्शन हो गया, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, ये होता है भैया हमारा सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप समझो भैया, आपने खाने को खाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट्स, लिपिड्स, है ना, और आपका प्रोटीन होगा। तो भाई बेसिकली क्या होगा, वो तो भैया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना। अब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कई सारे प्रोसेस होके जाएंगे, कई सारे एंजाइम्स, कैटलिस्ट, है ना, इस सब से होते हुए जाएंगे, तो छोटे-छोटे पार्ट्स में टूटेंगे, अपने सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बचाना। अब एब्जॉर्प्शन, अब भाई आपने खाने को छोटे-छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो भाई आप उसको पचाओगे भी तो, मतलब बेसिकली एब्जॉर्ब भी तो करोगे। अगर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो भाई तोड़ने का मतलब क्या हुआ, सही बात है। अब आप यहां पे समझो, ये एब्जॉर्प्शन मतलब होता है टू एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर भाई आप फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेना, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट विलायक होता है, अभी पढ़ेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है, अब भाई आपने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, न्यूट्रिशन ले लिया बेसिकली, सॉरी न्यूट्रिशन अभी नहीं लिया, न्यूट्रिशन के अंदर के सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये सबके सब न्यूट्रिशन का एक फ्लो चार्ट है, जो न्यूट्रिशन के वर्क में चलता है, ठीक है, आगे मूव करता है। एसिमिलेशन क्या होता है, आपने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया, अब अगर आप उस एब्जॉर्ब पार्ट का उससे एनर्जी नहीं ले रहे, उससे काम नहीं ले रहे, ठीक है, तो फिर क्या मतलब है ना एब्जॉर्ब करने का। तो एसिमिलेशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है, टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट पार्टिकल, ठीक है। तो उस पार्टिकल यानी जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल है, उससे एनर्जी लेना, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, ही बेसिकली क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ठीक है। और उस एनर्जी में फिर हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं, सही बात है, ठीक है। आप समझो इजेशन क्या होता है, डेफिकेशन, बहुत सिंपल पार्ट है भाई, जो भी खाया अब उसको भाई निकालोगे ना, जो बचा हुआ पार्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से निकालना है अगर हमें, ठीक है, तो उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है, या डेफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भैया रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन और डाइजेशन, सॉरी मतलब डेफिकेशन, सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना भैया, कोई भी एनिमल, चाहे वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो, चाहे मल्टीसेलुलर फंगी हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो सिंपल हो चाहे सिंपलेस्ट हो, वो हमेशा जब भी डाइजेशन करेगा तो वो इसी फॉर्म में करेगा, ठीक है। जब भी न्यूट्रिशन लेगा वो इसी फॉर्म में लेगा, ठीक है, इसी चार्ट में लेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक नोट पॉइंट आगे लिख रहा हूं ना, तो समझना जरा,
नोट, ठीक है, न्यूट्रिशन टेकन बाय amoeba is called phagocytosis, ठीक है। तो आप समझो कि भाई यहां आपके सिलेबस में एक नया वर्ड है phagocytosis। हो सकता है एनसीईआरटी में ये वर्ड आपको ना मिले, बट जितनी भी अच्छी बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे एस्चान वगैरह हो गई, तो उसके अंदर भाई आपको ये सब चीजें मिलेंगी ना, बालाजी हो गई, तो ये सब आपको उसके अंदर मिलेगा। तो जब हमारा एमीबा है ना, बेसिकली एमीबा से हमें थोड़ा सा अलग ही प्यार होता है, ठीक है। तो आप समझो कि जब भी एमीबा कभी न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन किससे लेता है? वो लेता है स्यूडोपोडिया से, है ना। वो अपनी स्यूडोपोडिया होती है ना उसकी फॉल्स लेग, ठीक है, तो उस बाउंड्री को फैलाता है, फूड पार्टिकल को अंदर इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने का क्या मतलब होता है? अपने अंदर ले लेता है, समा लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं डाइजेशन करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर एसिमिलेशन, उससे जो एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल करता है चलने में, है ना, रिप्रोड्यूस करने में, है ना, सेल डिवीजन होता है ना, मियोसिस, माइटोसिस आपने पढ़ रखा होगा यो, ठीक है। तो ये होता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो जब न्यूट्रिशन, जब एमीबा हमारा न्यूट्रिशन लेता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फैगोसिटोसिस कहते हैं, ठीक है सेम ही वर्ड, बस स्पीशी चेंज हो गई तो नाम चेंज हो गया, है ना, बाकी है वर्ड सेम ही है, ठीक है। आप समझो, अब हम समझते हैं ये डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन रखा ही हुआ है, ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से समझना। अब ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, तो जरा मैं यहां पे लिख रहा हूं आराम से, आप समझो, ठीक है। तो दो पार्ट में है, पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक जहां से आप क्या करते हो? इजेशन करते हो ना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हो, आपके माउथ से लेकर जहां से आप खाना अंदर लेते हो एंड जहां से आप वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जो अनयूज्ड फूड आइटम होता है उसको बाहर निकालते हो, पूरा का पूरा जो रास्ता होता है, आपका जो पाथ होता है, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक, उसको हम लोग किसमें रखते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में रखते हैं। समझ में आ गया? तो भाई यहां पे क्या लिखना है? बेसिकली क्या होता है? लिखना है अपने को एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। बीच में जितना भी कुछ आता है ना, डिओडेनम हो गया, इलियम हो गया, स्टमक हो गया, एसोफेगस हो गया, जितना भी बीच में भैया पार्ट्स आ रहे हैं वो सब के सब क्या है भैया? वो एलिमेंट्री कैनल का ही क्या है? पार्ट है। समझ आ गया आपको? समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो कम से कम 9 मीटर तक की होती है, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो कि 25 साल का है और हेल्दी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो 9 मीटर तक लॉन्ग होती है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होते हैं? अब भाई अब फूड पार्टिकल जा रहा है, तो फूड पार्टिकल जब जा रहा है तो सीधी सी बात है ना, अगर आपको प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फैट्स को आपको फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है इसमें ये रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो जाएगी। इसके लिए चाहिए होंगे आपको कुछ एंजाइम्स और कैटलिस्ट, ठीक है। तो वो कौन देता है? वो देता है आपको ग्लैंड, ठीक है। तो अब आप समझो कि भैया एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ठीक है, बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर में, बट यहाँ पे जो डाइजेशन से एसोसिएटेड होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जिनका रोल सिर्फ डाइजेशन में है, तो वो होते हैं भैया 3। पहला होता है सैलिवरी ग्लैंड, है ना, मैं ग्लैंड नहीं करूंगा आगे, ठीक है। आगे फिर अगला होता है लीवर, ठीक है, लीवर का यूज होता है ठीक ठाक। फिर अगला होता है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भैया अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग भैया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग को भैया डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्री कैनल के एक एक पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। भाई बहुत ध्यान से देखना, तो भाई ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, लेकिन भाई काम आपका चल रहा है, ठीक है। बाकी आपके रेफरेंस के लिए भाई मैं ड्राइंग यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो भैया हम लोग यहाँ पे कहानी स्टार्ट करते हैं भैया बगल कैविटी से, ठीक है। अब देखो भैया हम लोग भैया पहले पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनल, तो भैया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हम लोग भैया पहले क्या स्टडी कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होती है? तो भाई अभी
अभी बताया है कि माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट होता है, जो पाथ होता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहला पार्ट होता है बकल कैविटी। ठीक है, तो बकल कैविटी क्या होती है? कुछ नहीं भाई, जो आपका मुंह होता है, माउथ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे लिखना क्या है, तो भाई मैं यहाँ पे आराम से पॉइंट बना के लिख रहा हूँ। देखो आपको भाई जो लिखना है वो पॉइंट्स लिखना है ना, इससे आपके क्या होता है, नोट्स क्या होते हैं कि बहुत ही फॉर्मेटेड मैनर में बनते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। ठीक है, देखो बेसिकली कैविटी का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब होता है स्पेस। ठीक है, 3D स्पेस, 3D स्पेस। ठीक है, तो भाई कोई भी जो जगह खाली है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना दांतों में कैविटी हो गई, दांतों में कैविटी होने का क्या मतलब है, दांतों में स्पेस खाली हो गई। ठीक है, यानी बैक्टीरिया ने उसको खत्म कर दिया। तो देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं ना। आप ऐसे भी जान सकते हो, ओरल का एक टूथपेस्ट नहीं आता है, ओरल ब्रश, ओरल मंजन, ओरल बी। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो ओरल कैविटी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी का जो नाम होता है वो क्या कहते हैं, उसको माउथ कहते हैं। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, बकल कैविटी। ठीक है, बक्कल। ठीक है, बक 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 करने वाला बक्कल। ठीक है, तो आप समझो, अब आप समझो कि भाई इसमें क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टीथ। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। ठीक है, एक इसमें मस्कुलर टंग होती है और टीथ होती है। अब टीथ आप जानते हो भैया क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहला होता है भैया कौन सा, इंसिजर्स। ठीक है, इंसिजर्स है ना, स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत लिख दूं, बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंसिजर्स। फिर होता है आपका कैनाइन, है ना, ये बेसिकली जानवरों में ज्यादा होते हैं ना, ये जो यहाँ के दांत होते हैं, शेरों में आपने देखा होगा ना, जो मांस को चबाते हैं। ठीक है, कैनाइन होगा। फिर आपके होते हैं क्या, प्रीमोलर। ठीक, और फिर आपके होते हैं मोलर। ठीक है, और प्रीमोलर और मोलर से आप क्या करते हो, आप जो रोटी होती है, चावल होता है, सब्जी है ना, जो भी आपका फूड पार्टिकल होता है, उसको आप च्यू करते हो। ठीक है, चबाते हो। ठीक है, तो ये भैया चबाने का काम आते हैं, ये आपका भैया नोचने के काम आते हैं। और इंसिजर क्या होता है, आपको कट करने के काम आते हैं ना। इंसिजर होते हैं जो आगे से शार्प होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं वो फैले होते हैं ना, वो इस तरीके से फैले होते हैं। बट जो इंसिजर होते हैं, आपके आगे के दांत होते हैं, वो इस तरीके से नुकीले होते हैं ताकि वो काट सके, समझ लो ना, फूड पार्टिकल को काट सके, अंदर कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी टंग आप जानते हो, टंग में क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, तो भैया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना, आगे के चैप्टर में देखो ज्ञान लेते चलेंगे। ठीक है, कहीं हारेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो भैया टंग में क्या होता है, टंग में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करता है, ये टेस्ट को, मतलब जो टेस्ट होता है, टेस्ट फूड पार्टिकल का टेस्ट लेने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप समझो कि यहां पर क्या होता है, तो हेयर अ लिक्विड कॉल्ड सलाइवा इज सिक्रेटेड, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, secreted by, किससे, by salivary gland, salivary gland। ठीक है, आप देखो ध्यान से, आपके भैया माउथ में क्या होता है, सलाइवा पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है, तो सलाइवा आता कहां से, वो आता है सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, अब आप जानते हो सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ना, एक एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो एक लिक्विड को सेक्रेट करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली हम लोग कहते हैं सलाइवा। ठीक है, और ध्यान रखना, ये जो सलाइवा होता है, ये सलाइवा एक एंजाइम को कैरी करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइलिन। ठीक है, तो इट कैरीज एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन। ठीक है, यहाँ पे पी साइलेंट होता है, तो आप ध्यान रखना टाइलिन, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता होगा भैया, हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे कि सलाइवा का जो पीएच होता है वो क्या होता है, सलाइवा का जो पीएच होता है वो क्या होता है, वो हल्का सा बेसिक होता है। ठीक है, तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो क्या होता है, पीएच, वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है,
बेसिक इन द सेंस क्या हो गया, आपने पढ़ा होगा ना एसिड और बेस होते हैं, ठीक है, वो हम आगे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में जानेंगे भी अच्छे डिटेल से, पर आप समझो कि इसका जो सलाइवा का pH होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, ये हो गया है ना, ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब टाइलिन का काम क्या होता है, अब आपको टाइलिन का फंक्शन ध्यान रखना है। तो बेसिकली आप जब खाने को खाते हो तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है, ठीक है, तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन बेसिक मीडियम में, क्योंकि सलाइवा कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट ऊपर डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, ऐसे आप लिखोगे तो आपको अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइलिन डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर मीडियम कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, ये माउथ है, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये माल्टोस, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले भैया जो आपका डाइजेशन होता है, आपने सुन रखा होगा, जो डाइजेशन होता है सबसे फर्स्ट डाइजेशन वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होता है आपको समझ में आ गया होगा। देखो कार्बोहाइड्रेट माउथ के अंदर, बगल कैविटी के अंदर ही क्या हो रहा है, माल्टोस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो माउथ से, यानी हमारा जो बगल कैविटी होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने बना रखा है, तो इसमें हम लेबलिंग भी करने चलेंगे, ठीक है। तो आप भाई बहुत ध्यान समझो, ये पार्ट इसे भाई हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आप समझो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं बगल कैविटी, या आप ओरल कैविटी भी कह सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, हाँ, तो भाई अभी तक भैया हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी तक भैया हम लोगों ने बगल कैविटी को अच्छे समझ लिया। अब हम लोग ये आगे समझते हैं, अगला पार्ट है भैया हम लोग का फेरेंक्स, ठीक है। तो समझते हैं, तो देखो भैया फेरेंक्स बेसिकली क्या होता है, आपने भैया खाने को यहां से खाया, आपकी टंग ने फूड पार्टिकल को पीछे प्रेस किया, और वो फूड अब कहां से जाएगा, आपके गले से होते हुए जाएगा, सही बात है ना भाई, पेट तक पहुंचने गले से होते हुए जाएगा। तो बेसिकली जो फेरेंक्स वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेक कहते हैं ना, जो नेक का अंदर वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। तो भाई लिखना क्या है, इट इज अ फनल शेप, ठीक है, ओपनिंग, ठीक है, which opens into two parts, ठीक है। तो भाई अब हम लोग जो आपके गले का पार्ट है, जब खाना नीचे गया तो अब खाना नीचे जाकर भाई उसके पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है। पहला कि वो पेट में जा सकता है, स्टमक में जा सकता है, ठीक है। दूसरा कि वो लंग्स के अंदर जा सकता है, ठीक है। भाई आपका लंग्स और आपका जो स्टमक है, ठीक है, आपका स्टमक और लंग्स दोनों एक ही जगह से क्या पास ऑन होते हैं, जो दोनों की ओपनिंग होती है वो एक ही जगह होती है, वो कहां से होती है, वो फेरेंक्स से होती है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि यहां से फूड पार्टिकल अंदर गया, अंदर जाने के बाद यहां से आप स्टमक में गए, ये पीछे वाला पार्ट है। अब इसके आगे तो भी हमारा लंग्स भी होता है ना, तो लंग्स से भी जाता है अंदर का पार्ट, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, ये जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका पार्ट होता है फेरेंक्स वाला, ठीक है, फेरेंक्स वाला, ठीक। अब आप समझो कि भाई यहां से दो ओपनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। कौन कौन सी, पहली जो होती है लंग्स की, सॉरी लंग्स की, लंग्स किससे जुड़ी होती है, ट्रैकिया से, ठीक है। तो इसको भैया यहां पर जो जाती है ओपनिंग, उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, और दूसरा होता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक से जो पाइप जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। एसोफेगस या ओसोफेगस, भाई जो भी आपकी इच्छा, ठीक है, एसोफेगस, ठीक है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। इसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं क्योंकि यहां से खाना जाता है, और इसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं क्योंकि यहां से हवा जाती है, ठीक है। तो आपको समझना है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन भाई यहां पर ये होना चाहिए, हो सकता है बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि भैया अगर ऐसा है तो ये जो हमारा खाना है वो हमेशा स्टमक में क्यों जाता है, वो लंग्स में भी तो जा सकता है। तो भाई बिल्कुल बात सही बोल रहे हो, भाई वो लंग्स में भी जा सकता है क्योंकि ओपनिंग तो वहां से भी खुली है, समझ रहे हो ना। तो भाई बेसिकली होता क्या है कि यहां पर आप समझो जरा यहां पे, ठीक है, कि यहां पर भाई बेसिकली क्या होता है, एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस क्या होती है, इलास्टिक लेयर होती है। अब ये इलास्टिक लेयर क्या होती है, आप समझो ऐसे कि भाई आपके पास ये दो पाइप्स हैं, ठीक
ठीक है। एक यहाँ पर मेरे पास रेड वाली पाइप है और एक आपके पास ये ब्लू वाली पाइप है। तो ब्लू मतलब हवा हो गया और रेड मतलब खाना हो गया, है ना। आप ऐसे समझिए, ठीक है। मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन का मतलब खाना हो गया, ठीक है। घास पत्ती हम तो खाते हैं सर, ठीक है। तो आप समझो किस तरीके से पाइप है आपके पास। तो अब ये दोनों इस तरीके से लगी हुई है। तो अब इनके आगे क्या होती है ना, एक लेयर लगी होती है, एपिग्लॉटिस की लेयर लगी होती है, वो मस्कुलर होती है। तो होता क्या है कि जब हम लोग हवा ले रहे होते हैं तो वो लेयर इधर आ जाती है, यानी इस तरफ आ जाती है। तो हम लोग की जो हवा होती है वो जाती है लंग्स में, ठीक है। और जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको पता चल जाता है कि भाई फूड पार्टिकल आ रहा है, कोई सॉलिड पार्टिकल आ रहा है। तो उसके लिए वो रास्ता बनाती है और कट से इधर चली जाती है। तो इधर ये हम लोग का चैम्बर बंद हो जाता है और यहाँ से क्या होती है, स्टमक का जो पार्ट होता है, एसोफेगस का जो पार्ट होता है, ओसोफेगस का फूड पाइप का, वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी से क्या होता है, जो हमारा हवा है वो लंग्स में जाती है और जो फूड पार्टिकल है वो किसमें जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप खाना खा रहे होते हो तो आप खाने को निगलते समय, स्वैलो करते समय, ठीक है, आप सांस नहीं ले पाते। चाहे ट्राई करके देख लेना, मतलब ट्राई मत करना, वीडियो इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस, ठीक है। बट अगर आपको ये ऐसा है तो आप पानी पीते समय सांस लेने की कोशिश करना, मुंह से सांस लेने की कोशिश करना। तो आप ये पाओगे कि आपको है ना, आपका जो पानी है वो फंस जाएगा इन द सेंस कि आपको पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ख्याल करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो एपिग्लॉटिस भैया वो लेयर होती है जिससे क्या होता है भैया, फूड पाइप और वेंट पाइप दोनों क्या होती है, सेपरेट होती है, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि स्टमक पाइप में ना आपको खाना पहुंचाना है, तो ये होगा। अब समझते हैं एसोफेगस क्या होता है। तो बेसिकली एसोफेगस क्या होता है, कुछ नहीं, एक लॉन्ग पाइप होती है, ठीक है, समझना जरा यहाँ पे। It is a long, narrow pipe that delivers food particle to stomach, ठीक है। तो बेसिकली भैया ओसोफेगस का काम क्या होता है, ये पाइप होती है जो नैरो होती है, पतली सी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है, लंबी और पतली सी पाइप होती है जो क्या करती है, डिलीवर करती है किसको, पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को स्टमक। सही बात है। अब मेन कहानी है स्टमक में। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक भाई क्या होता है, जे शेप का। अगर आप डायग्राम में देख पाओ तो देखो ये जे दिख रहा है आपको ना, जे ऐसे करते हो ना। अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसोफेगस या फूड पाइप भी कह सकते हो, जो भी आपकी इच्छा, ठीक है। अब ये देखो ये आपको जे शेप है ना, देखो जे दिख रहा होगा ना, एबीसीडी आपको उस दिन के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जे शेप है, तो इस जे शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टमक, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टमक क्या होता है, इट इज अ जे शेप स्पेशियस चैम्बर that contains gastric juices, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि भैया पेट में जैसे ही हम जाता है, हमारा जो खाना होता है, जैसे ही हमारा पेट में जाता है तो पेट में जाने के बाद वहां पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर भैया होती है 4 चीजें, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस का पहली बात तो जो पीएच होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है, ठीक है। अब इसके अंदर होती है 4 चीजें, क्या क्या, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 4 चीजें होती है। पहला होता है क्या, HCl, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि आपके पेट के अंदर एसिड होता है तो HCl होता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो आप ध्यान रखो तो अच्छी बात है, क्या होता है, 1.2 के आसपास का होता है, ठीक है, 1.2 होता है, ठीक है। HCl हो गया। फिर दूसरा होता है क्या, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंड रेनिन। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब समझो, फिर यहां पर क्या होता है, यहां पे होता है लाइपेज, ठीक है, ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर यहां पर आपके पास होता है म्यूकस, ठीक है, ये क्या करता है, ये HCl से हमारे पेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आप जरा यहां पे बहुत ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टमक क्या होता है, जे शेप का स्पेशियस का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज्यादा स्पेस होती है, ठीक है। स्पेशियस चैम्बर होता है जो क्या कंटेन करता है, जो गैस्ट्रिक जूस को कंटेन करता है, ठीक है, या रिलीज करता है कह सकते हो, ठीक है।
हाँ, अब जरा एक बात यहाँ पे और नोट करने वाली बात है कि स्टमक की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग का मतलब क्या होती है, जो उसकी वॉल्स होती है ना, जो उसकी वॉल्स होती है, उसकी बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, द लाइनिंग या बाउंड्री लिख सकते हो यहाँ पे ऑफ स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा कहो या माइकोसा कहो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, म्यूकस से ही नाम लिया गया है म्यूकोसा। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो जो स्टमक की जो वॉल होती है म्यूकोसा, जिसको हम लाइनिंग कहते हैं, तो वो क्या करती है, वो गैसीय जूस को रिलीज करती है, जिसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है ना। पीएच 7 से कम होता है मतलब एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर HCl होता है। अब HCl होना बहुत जरूरी है। आप समझो, HCl खाने को डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो पेप्सिन और रेनिन है और ये जो लाइपेज है, ये खाने को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन और रेनिन ये दो एंजाइम्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन को प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करते हैं। जो भी आप खाना खाते हो उसके अंदर प्रोटीन होती है ना, तो प्रोटीन को प्रोटियोसिस में, उसका एक सिंपलर फॉर्म है, उसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, ठेका किसका है, वो पेप्सिन का है। अच्छा, अब जरा आपको ध्यान रखना है कि जो रेनिन होता है, तो जब हम भैया बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे से बच्चे होते हैं, अभी तो जानवर हो गए, ठीक है, तो भाई बच्चे होते हैं, तो भाई बच्चे दूध पीते हैं। अब दूध के अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। ठीक है, तो रेनिन हो गया मिल्क प्रोटीन के लिए, और पेप्सिन हो गया जब हम बड़े हो जाते हैं ना, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, ठीक है, तो वो होता है पेप्सिन। वो पेप्सिन से क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, कह सकते हो। तो ये वर्क ही तब करते हैं, अब सुनो ध्यान से, ये वर्क ही तब करते हैं जब मीडियम एसिडिक होता है। तो अगर मीडियम हमारा एसिडिक नहीं है, यानी HCl रिलीज नहीं हो रहा बॉडी में, तो पेप्सिन और रेनिन वर्क ही नहीं करेगा, बॉडी को प्रोटीन मिलेगा नहीं। अगर आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन ऐसे निकल जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा अमीनो एसिड्स में। समझ में आ गया आपको? तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका HCl निकले। समझ में आ गई होगी आपको बात? अच्छा, अब लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो फैट होता है, तो फैट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया आपको? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस क्या करता है, अब अगर HCl निकाल रहा है बॉडी से HCl निकाल रहा है, बॉडी HCl प्रोड्यूस कर रही है, तो बॉडी को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाना भी पड़ेगा। तो अगर उसे बचाना है, यानी हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाना है, भाई पेट बाहर निकल गया ना, कुछ आते बाते आ गई बाहर, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, भाई नेचर ने हमें म्यूकस नाम की लेयर का गिफ्ट दे रखा है। ठीक, अब इस गिफ्ट से क्या होता है, ये क्या करती है, ये हमारे पेट को यानी स्टमक को, ये पूरे एलिमेंट्री कैनल, पहली बात तो जो म्यूकस होती है वो पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनल में फैली होती है, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनल में। सही बात है, हमारे माउथ से लेकर स्टमक तक फैली होती है, वो सॉरी एनएस तक फैली होती है। अब इसका काम क्या होता है, जो HCl होता है, ये HCl से हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल को या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसे क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनो, तो अब हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? ठीक है भाई, देखो ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जो झुमुर यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, जिसके अंदर से फुल पार्टिकल आगे होकर एनएस तक जाता है ना, कॉइल स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि भैया जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, वो साइज में छोटी है, ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, लेंथ में बड़ी है। तो फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर भैया इसके लेंथ में नहीं छुपा है, इसका आंसर इसकी रेडियस में छुपा हुआ है। ठीक है, जो इस लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है, बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो रेडियस जिसका छोटा होता है उसी को भैया हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, लेंथ से लेना देना नहीं है, रेडियस से लेना देना है। समझ में आ गया? कि आप डायमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान रखो, तो मैं यहां पे लिख क्या रहा हूं, इट इज अ narrow coiled tube that has finger
like projections called villi। ठीक है, तो भैया अब आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जब अपने इंस्टेंट टाइम के अंदर जाते हो, ठीक है, आप स्मॉल इंस्टेंट टाइम के अंदर, इंटेस्ट टाइम के अंदर जब अंदर जाते हो तो आपको क्या मिलते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं ना। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, यानी उंगलियों जैसे, जैसे आपकी उंगलियां होती है ना, कुछ ऐसी डायग्राम में बना देता हूं यहाँ पे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको जरा ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम सीधे सीधे आ जाता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किससे मैच करोगे, या उनकी लोकेशन क्या होती है, उनका काम क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो देखो ध्यान से इस टाइप की, ये आपके पास क्या हो गई, इस तरीके से ट्यूब हो गई। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, आपके पास यहां पर, ठीक है, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्या होता है भैया, है ना, यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं ना, ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, एक ट्यूब जाती है ना, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। ठीक है, अब ये विलाय कैसी होती है, फिंगर लाइक जैसी होती है ना, सिर्फ उंगलियां नहीं होती है आपकी झुमुर 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 करते हुए, तो ऐसी होती है। अब होता क्या है कि जब आपका फूड पार्टिकल यहां अंदर आया, तो अंदर आने पर बेसिकली होता क्या है, देखो आपने फूड को मुंह में रखा, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन, आगे आपका क्या डाइजेशन कहां पे हुआ, आपका स्टमक में हुआ। अच्छा, सबसे पहले डाइजेशन कहां होता है, वो भी माउथ के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बगल कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, तो भैया यहां पे क्या हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब जब डाइजेशन आपका स्टमक में कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्टमक में, और मतलब एक्चुअली थोड़ा सा यहां पर होता है ना, यहां पर होता है, जिसको हम लोग डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम क्या होता है, पार्ट होता है, स्मॉल स्टैंड का पार्ट होता है, वहां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहां तक भैया डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो आगे अब आपको क्या करना है, अब एब्जॉर्प्शन होगा, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब होगा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, न्यूट्रिएंट्स का, यानी अमीनो एसिड्स का, ठीक है, फैटी एसिड्स का, या ग्लिसरॉल्स का, या ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, वाटर का, सॉल्ट का, मिनरल्स का, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, वो होगा विलाय से। विलाय में क्या होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल से क्या होता है, खाना यहां पे आके फंस जाता है, खाना क्या होता है, यहां पे आके फंस जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट आप मान चलो कि ये क्या है, आपका फूड पार्टिकल है, ऐसे करके। ठीक है, तो खाना यहाँ पे आके फंस जाता है। अब जब ये लंबे समय तक यहाँ पे फंसा रहता है, तो क्या होता है, इससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते रहते हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या करती है, इससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती रहती है और उनको ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर देती है। अब ब्लड के थ्रू क्या होता है, पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में घूमते हैं, और जहां इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, अब स्मॉल स्टैंड के भैया क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जरा मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तीन पार्ट इसके होते हैं। पहला पार्ट होता है क्या इसका, डियोडेनम का। ठीक, अगला पार्ट होता है आपका, सॉरी, जेजिनम का। ठीक, और उसके बाद अगला पार्ट होता है आपका इलियम का। ठीक है, तो भैया देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजिनम, इलियम, है ना। बड़ा अजीब सा लग रहा है जेजिनम, ठीक है, डियोडेनम, ठीक है, जरा डियोडेंट लग रहा है, लेकिन याद रखिए इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, है ना। प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग का पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल पार्ट। ठीक, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल पार्ट। डिस्टल का मतलब क्या होता है डिस्टल का मतलब होता है एंडिंग पार्ट, समझा क्या होगा आपको? ठीक है, अच्छा, जो विलाय होती है कहां पाई जाती है भैया, तो विलाय पाई जाती है जेजिनम में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भैया, कहां पाई जाती है, जेजिनम में। ठीक है, फाउंड इन, ठीक है, तो विलाय फाउंड इन जेजिनम। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, डियोडेनम में और इलियम में विलाय नहीं पाई जाती है। ठीक है, पाई कहां जाती है, जेजिनम में पाई जाती है। डाइजेशन कहां तक कंप्लीट हो जाता है, स्टमक में डाइजेशन होता है 90%, और उसके बाद जो बचा हुआ 10% डाइजेशन होता है वो डियोडेनम के पार्ट तक कंप्लीट हो जाता है। डियोडेनम किसका पार्ट होता है, होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे डाइजेशन कहां कंप्लीट होता है, 100%, ठीक है, तो वो कंप्लीट होता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डियोडेनम है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, समझा क्या? एब्जॉर्प्शन कहां कंप्लीट होता है, तो वो होता है 90% एब्जॉर्प्शन विलाय में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं कंप्लीट हो जाता है। जो बचा 10% है, जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन वो हो जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आप समझो
अब इलियम क्या होता है, इलियम बस डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। विलाय सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, विलाय के बारे में कुछ और चीजें समझो। विलाय का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, विलाय का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो एक्सट्रैक्शन यानी फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। समझ आ गया? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई विल ही एब्जॉर्ब द फूड सुटेबली, तो लिखना है बिकॉज इट हैज लार्ज सरफेस एरिया, इट हैज लार्ज सरफेस एरिया बिकॉज इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब आप समझो ना कि किसी का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा। भाई मान लो अगर ऐसे होता तो सरफेस एरिया जो कम था, है ना, देखो तुरंत ही खाना निकल रहा है। लेकिन अगर ऐसे तो पहली बात तो खाना फंस भी जाएगा फूड पार्टिकल। दूसरी बात क्या होगा, भाई देखो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना तो अब पोर्स ज्यादा हो गए। पोर्स का मतलब क्या है, होल्स ज्यादा हो गए। और अगर होल्स ज्यादा हो गए तो एक्सट्रैक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट है भैया हम लोग का लार्ज टाइम, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इसके भैया होते हैं 3 पार्ट ना। तो यहाँ पे आपको तो ध्यान रखना है क्या होगा, ठीक है, स्मॉलर रेडियस। आपको तो ध्यान रखना है स्मॉलर रेडियस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेडियस स्मॉल होता है इसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेंथ क्या होती है इसकी, लगभग इसकी जो लेंथ होती है वो 6.5 मीटर के आसपास होती है एक एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे भैया लार्ज टाइम, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है, 1.5 मीटर के आसपास की लेंथ होती है। अगर आप देखो 1.5 इसको जोड़ो, 6.5 इसको जोड़ो, तो आपका 8 ऐसे हो गया और 1 मीटर के आसपास आपकी ओसोफेगस होती है। समझा गया आपको? ओसोफेगस और स्टमक पूरा मिलाकर आपका 9 मीटर का क्या हो गया, एडमंटिकेनल हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भैया इसका क्या होता है, लार्जर रेडियस होता है, लार्जर रेडियस, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इसके होते हैं 3 पार्ट, ठीक है। तो तीन पार्ट कौन से होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं भैया। पहला होता है इसका क्या, केकम, फिर होता है क्या, कॉलन, फिर होता है क्या, रेक्टम, ठीक है। और देन उसके बाद आखिर में जाकर भैया क्या हो जाता है, एनस में स्वाहा हो जाता है, ठीक है। अब आपको भैया बहुत ध्यान देखना है कि केकम क्या होता है। देखो ये जो होता है इसे हम लोग भाई बेसिकली क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे मैं डियोडेनम, जेजुनम और इलियम का पार्ट की लेबलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज यहां पर होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं और नाम पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी लेबलिंग से कोई लेना नहीं है, ठीक है भाई। लेबलिंग कहां पर भी लिखा होगा, ठीक है। अब केकम कहां होता है, केकम होता है ये वाला, देखो स्मॉल स्टैंड यहां से गई और इसे हम लोग क्या कहते हैं, केकम कहते हैं, ठीक है। इसका दिखा दे रहा हूं क्योंकि इसका दिखाना आसान है, ठीक है। इसको ये जो पार्ट है, ये जो लंबी सी पार्ट जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम नहीं कॉलन, ठीक है। अच्छा यहां से हम लोग आगे तो यहां इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये इसे भाई हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, ठीक है। एनस से आप ध्यान रखना, आपका जो वेस्ट होता है वो एनस से निकलता है, ठीक है, एनस से एक्सक्रीट आउट होता है। बट जब जो वेस्ट होता है, भाई वेस्ट ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई जब आप उठे तभी बिल्कुल रेडी हो गया। वो रेडी तो भाई 3-4 घंटे 5 घंटे पहले ही हो जाता है। 3-4 घंटे उसको स्टोर करने के लिए एक बैग चाहिए होता है ना, एक बैग चाहिए होता है जहां पे वो टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या हो सके, स्टोर हो सके, कलेक्ट रह सके। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम इज बेसिकली अ पाउच, ठीक है, वेयर योर वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो कहां कलेक्ट होता है, वो रेक्टम में कलेक्ट होता है। समझ आ गया? फिर सुबह भाई है ना कहानी बसती है स्कूल के लिए, तो क्या होता है, एनस से आपका वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो है ना, अब आप समझो कि वाटर, minerals and remaining salts are absorbed here,
ठीक है। वही यहाँ भी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वाटर मिनरल और रिमेनिंग सॉल्ट होती है वो आपकी यहाँ पर जाके क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भाई हमने भैया क्या पढ़ लिया, सारा का सारा भैया हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कहलाता था वो पढ़ लिया। अब हमारा भैया इस चैप्टर में बचता है एसोसिएटिव ग्लैंड्स का पार्ट, तो भैया उसको भी क्या पढ़ लिया। अभी तक भाई हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को कवर कर लिया। ठीक है, तो भाई वहां से हम लोग भाई एलिमेंट्री कैनल वाला पार्ट खत्म हो गया था। अब भैया हमको अभी पढ़ना है क्या, लीवर और पैंक्रियास के बारे में। ठीक है, तो लीवर और पैंक्रियास बेसिकली क्या है, ये हमारे भैया डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं उनके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आओ भैया डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले भी हमें इसे इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बाद से भी हम लोग का सेकंड चैप्टर है तो उसमें भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जरा समझते हैं डाइजेशन के पर्पस से, तो समझते हैं जरा लीवर के बारे में। तो देखते हैं जरा यहाँ पे लीवर है किधर, तो ये भाई हमारा क्या है, प्यारा सा लीवर। अच्छा, लीवर सुनते सीवर का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो लीवर, तो भाई बहुत ध्यान सुनना, लीवर हमारा क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, वो लीवर होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सेक्रेट क्या करता है, इट सेक्रेट्स क्या, पहली चीज ये सेक्रेट करता है क्या, बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स। सेकंड नंबर पे क्या करता है, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बाइल सॉल्ट्स हो गई और बाइल पिगमेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये मीडियम को एल्कलीन बनाते हैं। एल्कलीन का मतलब क्या हो गया, बेसिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिक। तो दे सर्व as an alkaline medium for फूड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल के लिए क्या करते हैं, एल्कलीन मीडियम जैसा सर्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये बाइल सॉल्ट्स क्या होती हैं, कुछ नहीं भाई, देखो जो भी सॉल्ट्स कलेक्टेड होती हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड, तो ये कुछ सॉल्ट्स होती हैं हमारी जो बॉडी के जरूरी होती है, जिससे हेमोग्लोबिन बनता है, हमारी कैल्शियम की जो बॉन्ड डेंसिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये सब भी जरूरी होती है सॉल्ट की कंडक्शन के लिए। ठीक है, सॉल्टेड कंडक्शन के लिए, न्यूरॉन के केमिकल फ्लो के लिए। ठीक है, तो उन सब के लिए क्या होती है, बाइल सॉल्ट होती है। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं भाई, बाइल जूस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी आपको इसके अंदर ज्यादा नहीं जानना है, एनसीईआरटी में तो आई थिंक इतना भी नहीं लिखा होगा, तो ज्यादा ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी। ठीक है, अच्छा, इस कलेक्टिव को, इस पूरे टोटल को ये मिलाकर हम क्या कहते हैं, इस पूरे टोटल को मिलाकर, इसे मिलाकर हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं ना। और बाइल जूस का पीएच क्या होता है, एल्कलीन होता है। एल्कलीन बेसिक, बेसिक का मतलब पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, 7 से ज्यादा होता है। अब आप समझो पैंक्रियास क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको यहाँ पे ध्यान और रखना है कि जो भैया बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फैट को इमल्सिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात और लिखनी है कि फैट इमल्सिफिकेशन होता है, फैट इमल्सिफिकेशन होता है। अब ये फैट इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है भैया, फैट इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, देखो आप ऐसे समझो, आपने देखा होगा ना जो चक्का होता है, यानी घर में मम्मी क्या होती है, माठा मथती है। ठीक है, तो जब माठा है तो वो इस तरीके से मथती है, तो उससे क्या होता है, जो दही वाला पार्ट है, दही वाला जो पार्ट है वो कोने कोने में आ जाता है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं किनारे आ जाते हैं, और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या होता है, वो बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स को मेन खाने से, फूड पार्टिकल से, फूड आइटम से अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैट इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो फैट इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है, और करता कौन है, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स जो होती है क्या करती है, फैट के मॉलिक्यूल्स को अलग करती है। समझा क्या, क्योंकि बाद में क्या होती है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल के लिए जाता है और बॉडी फैट्स के अंदर, स्किन के अंदर जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, बॉडी में उसका बहुत कम काम है, तो बेसिकली स्किन में ज्यादा उसका काम, तो वो स्किन के लिए जाके प्रिपेयर होता है।
ये तो पहले ही खाने से क्या होता है वो अलग हो जाता है मेन स्ट्रीम से, ठीक है। अब आप समझो पैंक्रियाज क्या होता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज होता है हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। जरा यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। दूसरी बात ध्यान रखना कि भैया ये क्या होता है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है, तो इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि भैया ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, तो देखो भैया ग्लैंड्स के बारे में हमको डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ना है बायोलॉजी के, बट अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो सिर्फ एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है, सिर्फ एंजाइम रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, ये दोनों रिलीज करता है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखिए एक्सोक्राइन पार्ट में एंजाइम रिलीज करता है, तो एंजाइम ये 3 रिलीज करता है। कौन कौन सा, पहला होता है ट्रिप्सिन, ठीक, फिर होता है कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, और फिर एक होता है मेरे पास बीटा एमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, बीटा एमाइलेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम क्या फंक्शंस भी जानेंगे, क्या करते हैं, ठीक है। ये सब क्या भैया, ये सब एंजाइम है, ठीक है। टाइलिन क्या होता है, जो मुंह में निकलता है सलाइवा में, एंजाइम है। पेप्सिन और रेनिन और लाइपेज जो स्टमक में रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो क्या है, वो एंजाइम। समझ आ गया आपको, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, पहले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक। आगे समझो एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट में भैया इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हार्मोन, क्या, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन में यहां पे आप लिख देना आगे हार्मोन सेक्रेटरीज, ठीक है। तो यहां पर पहला होता है क्या, इंसुलिन, और दूसरा होता है क्या, ग्लूकागन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागन। अब इंसुलिन और ग्लूकागन क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी के अंदर जो ब्लड का वो होता है, फ्लो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कितना है ना। शुगर लेवल ज्यादा होगा ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, शुगर लेवल कम होगा तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा। सही बात है ना, सॉरी उल्टा बताता हूं, शुगर लेवल अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और अगर शुगर लेवल कम है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम क्या होता है, इस हार्मोन का होता है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल कितना हाई रहेगा या कितना कम रहेगा, इसका ठेका किसने रखा है भैया, इन 2 हार्मोन ने रखा है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भी। समझ आ गया, आपने देखा होगा ना इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, जिस इंसान को ज्यादा शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, शुगर लेवल कंट्रोल में लेके आते हैं, ठीक है। ये शुगर लेवल को कम करता है, ये शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझना है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज वर्क ओनली ऑन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, जो इसका एंजाइम्स होते हैं जितने भी, वो सब कहां काम करते हैं, वो सब क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, ये हो गया आपका लीवर, और ये क्या हो गया, ये वाला, ये देखो, ये जो पत्ती जैसा पार्ट दिख रहा है भाई, पत्ती जैसा ही होता है, ठीक है, यकीन करो मेरा, ठीक है। तो ये जो भाई पत्ती जैसा पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख भी सकते हो कि इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट हैज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आप ये लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो यहां से क्या सेक्रेट होता है, बाइल जूस, ठीक, और यहां से क्या सेक्रेट होता है,
सेम टाइम पर दोनों काम होते हैं। यहां से सेक्रेट होता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस। अच्छा हाँ, आपको देखो इस पूरे को मिलाकर भाई ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक साथ निकल रहा है ना, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर भाई हम लोग बेसिकली यहां पे क्या कहते हैं, जरा मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, समझ आ गया। इसको हम लोग कलेक्टिवली मिलाकर क्या कहते हैं, बाइल जूस। और इस पूरे को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस पूरे को भाई मिलाकर हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी। पैंक्रियास से निकला पैंक्रियाटिक जूस, और बाइल जूस कहां से निकलता है, लीवर से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, सिंगल क्रेडिट में आ जाएगा, ऐसे करके ना। तो आप भाई बहुत ध्यान समझो कि ये सब कहानी हो गई। अब आप ये समझो कि यहां से क्या होता है, एट द सेम टाइम बाइल जूस निकला और यहां से एट द सेम टाइम पैंक्रियाटिक जूस निकला। अब दोनों यहां पर मिलते हैं। देखो ऊपर से खाना आता है एसिडिक मीडियम से, अरे ऊपर तो स्टमक में HCl था ना, समझ आ गया। अब खाना आता है, तो अब खाना आगे जाएगा तो ये न्यूट्रल होके जाएगा। भाई खाना, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों जाएगा कि वो खाना एसिडिक है, वो जाएगा खाना बेस न्यूट्रल है ना, तो ले जाने में आसानी होगी, एब्जॉर्ब करने में भी आसानी होगी, क्योंकि आगे होती है विलाई। भाई यहाँ पर विलाई होती है ना जजनम वाले पार्ट में, समझ आ गया। तो अब देखो यहां से क्या होता है, बेस रिलीज होता है, बेस यानी एल्कलीन मीडियम। ठीक है, अब इस एल्कलीन मीडियम से ये एसिडिक मीडियम रिएक्ट करता है, तो यहां जो खाना होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर भैया खाना न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, आप समझो जैसे यहां पर भैया फूड पार्टिकल न्यूट्रल हो जाता है, तो ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे यहां पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ये डिओडेनम वाला पार्ट। अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट याद आ रहे होंगे, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो डिओडेनम वाला पार्ट होता है वहां तक आते आते सारा का सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। समझ आ गया। ठीक, समझ आ गया। तो अब आप मुझे ध्यान से कि यहां पर ये जो पार्ट होते हैं ये काम क्या करते हैं। ठीक है, अब आप समझो। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसकी वर्किंग को मैं आगे बता देता हूं। हाँ, तो भाई अभी तक भाई हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी तक भाई हम लोगों ने सारे के सारे जो प्रीवियस चैप्टर था उसको कवर कर लिया है। अब हम लोग का कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, क्या, वर्किंग ऑफ एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और बीटा एमाइलेज। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने लीवर और पैंक्रियास को कवर करते हुए भाई अब हम लोग का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है, या कह सकते हो इस टॉपिक का बचा हुआ है ना, लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन एक टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। तो देखो बात है, अभी तक भैया आपको पता चला कि जब हम लोग स्टमक में जाते थे तो स्टमक में जाने के बाद क्या होता था भाई, पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम होते थे जो क्या करते थे, आपके प्रोटीन को कन्वर्ट करते थे। सही बात है। अब होता क्या है कि स्टमक में 100% डाइजेशन प्रोटीन का नहीं हो पाता, कुछ प्रोटीन क्या होती है बच जाती है ना, 20% 30% प्रोटीन बच जाती है, तो उसका जो कन्वर्जन होता है या डाइजेशन होता है वो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन होती है ना। नाम भी आप सुन सकते हो, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, काफी सिमिलर सा नाम है। ठीक है, श्याम, राम, घनश्याम। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान सुनो। तो डाइजेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स के रिमेनिंग या अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या करती है, ये डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब आप समझो बीटा एमाइलेज क्या होता है। ठीक है, बीटा एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट आपका टाइलिन यानी मुंह में जो आपका टाइलिन होता है सलाइवा में, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम किसके पास होता है, वो बीटा एमाइलेज के पास होता है। समझ में आ गया आपको। तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट remaining दिया part of कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के किसके जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
आपको इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। ये दोनों के फंक्शन होते हैं। अब आपको ये समझना है, अब आपके लिए टेबल बनाई गई है स्टार्टिंग प्रोडक्ट और एंडिंग प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे आपको मैं बताता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या स्टार्टिंग में लिया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और लिपिड्स, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्टिंग में था, ठीक है। और एंडिंग में वो क्या क्या आके बचता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टेबल कहीं ना कहीं पूछी जाती है, या हो सकता है टीचर आपका वाइवा में क्वेश्चन को पुट अप करने की कोशिश करे, ठीक है। तो हम लोग यहां ध्यान देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आखिरी में आके बचता है क्या, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, लैक्टोज में, माल्टोज में और एसेट्रा, ठीक है। इन चार चीजों में, या ज्यादा भी हो सकता है रैफिनोस, अरैफिनोस, ये सब आप क्लास 12 में जानोगे। तो इतनी सब चीजों में क्या हो सकता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब आपको अगला समझना है प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन में तो प्रोटीन आगे जाके किसमें टूटता है, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसका पूरा चैप्टर भी आपको पढ़ना है क्लास 12 में। भैया 10th से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, आप 12th की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखो ध्यान दो, फैट्स और लिपिड्स किसमें ब्रेक डाउन होते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होते हैं आपके किसमें, फैटी एसिड्स में, ठीक है। फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जो सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड होता है उसी को हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। आप दोनों को एक ही बोल सकते हो, आपके सिलेबस में सब ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक। तो ये हमारे स्टार्टिंग प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट हो गए। अब हम लोग के पास एक लास्ट टॉपिक पढ़ने को बचता है इस चैप्टर में, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको एनसीईआरटी में इसके बारे में जानकारी ना मिले, बट जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और जो बहुत ऑथराइज्ड बुक्स होती है उसके बारे में पेरिस्टाल्सिस में वहां पर पेरिस्टाल्सिस के बारे में समझा रखा है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ो, आप यहां पढ़ रहे हो अपने भाई से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। अब देखो ऐसे समझो, पहले समझ लो होता क्या है कि आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करना, मतलब ये एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हो, ठीक है। आप एक गिलास पानी लेना, आप एक कुल्ले पानी को अपने मुंह में भर लेना, ठीक है। अब आप उल्टा हो जाना, अब उल्टा कैसे हो गए, अरे उल्टा ऐसे बिस्तर के ऊपर उल्टा हो जाना, ठीक है। अब आप उस पानी को गटकने की कोशिश करना, तो आप ये पाओगे कि आपका पानी जो आपने मुंह में भर रखा था, माउथ में, बगल कैविटी में, वो आप उल्टे होने के बावजूद, आपके उल्टे होने के बावजूद भी वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है। चाहे आप खाना खाओ, चाहे आप पानी पियो, वो नीचे से ऊपर की तरफ, या आप कैसे लेटो, ऐसे लेटो, ऐसे लेटो, ऐसे खड़े होकर ऊपर से नीचे जाएगा ही जाएगा ग्रेविटी की वजह से, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट अगर आप उल्टे भी हो तब भी वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। द रीजन इज बीइंग पेरिस्टाल्सिस फोर्स, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस होता क्या है, एसोफेगस की जो पाइप होती है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उससे लिक्विड्स और सॉलिड्स का पैसेज होता है, ठीक है, पैसेज होता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे सॉलिड पार्टिकल या फूड पार्टिकल आगे जाता रहता है, तो जो एसोफेगस की पाइप होती है वो बंद होती रहती है। यानी आप समझो, यहां से एसोफेगस की पाइप बंद हुई, फूड पार्टिकल आगे निकल गया, जैसे वो और आगे निकल जाएगा तो ये जो पीछे जगह खाली बच गई वो फिर से बंद हो जाएगी। फिर जब वो फूड पार्टिकल आगे जाएगा, समझ लो ना, जैसे जैसे फूड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल आगे जाता जा रहा है, वैसे वैसे पीछे का जो चैम्बर है, पाइप है, वो बंद होती चली जा रही है। तो वो क्या कर रही है, वो फूड पार्टिकल को पुश करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, एक ट्राई कर रही है, टेंडिंग फोर्स है ना। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, यहां पर जरा लिखनी है प्रॉपर डेफिनेशन, इससे लिखता हूं, ठीक है। तो इट is defined as a rhythmic, क्या लिखा हूं मैं, ठीक है, rhythmic wave like movement, ठीक है। It is defined as a rhythmic wave like movement that pushes the food forward, ठीक है, फॉरवर्ड फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर भैया यहां पे क्लियर हो गया। और आप इस चैप्टर के नोट्स बनाना, तो भाई इस चैप्टर का
तो जब भाई हम अगली बार मिलेंगे तो भाई हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि भैया इस चैप्टर की प्रैक्टिस भैया अभी तक आपने नहीं कराई, आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराया। तो भाई जैसे भी हम लोग रेस्पिरेशन का पार्ट कवर कर लेंगे तो मैं रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन टॉपिक के साथ में कंबाइंड एक प्रैक्टिस सेशन डालूंगा 1 घंटे का आसपास का। उसके अंदर जितने बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड 27 के लिए उसको मैं कवर कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं देख के मजा ही आ जाएगा ना, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना, अब आप इस चैप्टर को पढ़ना, बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, इसके बढ़िया से नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स आपको पहले वीडियो में नहीं मिले थे, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो लेक्चर के और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के नोट्स कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे बेहतरीन रहेगा कि नोट्स आप खुद से बनाएं, ठीक है, अच्छा रहता है। तो जाते जाते भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। बहुत दिनों से बात ये मैं कहना चाह रहा था बट कह नहीं पा रहा, ठीक है, बट आज मौका मिला है तो कह ही देता हूं आपसे, ठीक है। आप सबका भाई बहुत बहुत थैंक यू, आप यहां तक आए, आपने वीडियो लेक्चर को आखिरी तक देखा, ठीक है। और